हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर को जो कि हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और आज के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर करने जा रहे हैं वो होंगे हमारे 5 बेसिक लॉज। क्या क्या कवर हम करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, के-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड देन एवोगाड्रोस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। कितने लॉज? 5 बेसिक लॉज। कौन कौन से? जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया। तो फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, किसकी? एंटोइन लेवोजियर की। एंटोइन लेवोजियर ने दिया था ये लॉ। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। This law was put forth by Antoine Lavoisier in 1789. Antoine Lavoisier in 1789. He performed careful experiments, careful studies for combustion reaction. बहुत सारी combustion reactions की उन्होंने study करी and reached to the conclusion point that in all physical and chemical changes there is no net change in mass. In all the physical and chemical changes there is no net change in mass during the process. मतलब उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करी कंबशन रिएक्शंस को लेके और एक पॉइंट दिया कि मैं जितनी बार जितना मास रिएक्टेंट्स का ले रहा हूँ उतना ही मास मुझे प्रोडक्ट्स का मिल रहा है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंबशन रिएक्शन and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes there is no net change in mass during the process. Hence he reached to the conclusion that matter can neither be created nor be destroyed. और उन्होंने अपना लॉ दे दिया जिसको हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ दिया उन्होंने? उन्होंने अपना लॉ दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कहा कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब यू कैन से द टोटल नंबर ऑफ एटम्स must be equal to the total number of atoms in both side. मतलब total number of atoms of the reactants must be equal to the total number of atoms of the products. So दोनों के total number of atoms क्या रहने चाहिए? Equal रहने चाहिए of each and every element. So he reached to this conclusion point that matter can neither be created nor be destroyed. मतलब total mass of the reactants is equal to the total mass of the products in a balanced chemical equation. Okay, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक balanced chemical equation की। एंड इसी लॉ को हमने क्या कहा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ फॉर्म्स द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट्स इन केमिस्ट्री। मैं रिपीट करता हूं, दिस लॉ फॉर्म्ड द बेसिस फॉर सेवरल। अब हम नेक्स्ट लॉ पर मूव करते हैं जो कि होगा हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। This law was given by French chemist Joseph Proust, and he stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. बड़ा interesting point। उन्होंने क्या कहा? He stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. And Joseph Proust worked with 2 samples of cupric carbonate. CuCO3। आप यहाँ पर उनकी परसेंटेजेस देख सकते हैं इस टेबुलर फॉर्म में। एक नेचुरल सैंपल लिया गया एंड एक आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक सैंपल लिया। Proust worked with 2 samples of cupric carbonate. Joseph Proust 1754 to 1826, one of which was of natural origin and other was synthetic, and he found that the composition of elements present in it was same for both the samples. जो कॉम्पोजिशन थी, चाहे आप नेचुरल ले लो या सिंथेटिक ले लो, जो कॉम्पोजिशन थी वो सेम थी। द कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर बोथ सैंपल्स एज शोन बिलो। आप यहाँ पर देखेंगे नेचुरल सैंपल परसेंटेज ऑफ कॉपर इस क्यूप्रिक कार्बोनेट में CuCO3 में 51.35 और सिंथेटिक सैंपल में भी उसकी परसेंटेज 51.35। परसेंटेज ऑफ कार्बन नेचुरल में और सिंथेटिक में दोनों में 9.74 और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 38.91 दोनों के केस में। मतलब कॉपर कार्बोनेट ये हमारा उसकी नेचुरल और
सिंथेटिक सैंपल की कॉम्पोजिशन है, परसेंटेज है। तो ये हमारा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है? ही कंक्लूडेड दैट irrespective of the source, a given compound always contain same elements combined together in the same proportion by mass. What he concluded? That irrespective of the source, a given compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass. And the validity of this law has been confirmed by various experiments. It is sometimes also referred to as law of definite composition. इस लॉ को बोल दिया जाता है लॉ ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जोसेफ प्राउट्स ने क्या किया कि ऊपर एक कार्बोनेट लिया CuCO3, एक सैंपल लिया नेचुरल और एक सैंपल लिया सिंथेटिक, और तीनों एलिमेंट्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है CuCO, Cu कॉपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन, तीनों के परसेंटेज वहां पर कैलकुलेट की। तो जो परसेंटेज नेचुरल में आई वही परसेंटेज कंपोजिशन किस में आ रही थी? सिंथेटिक। दस ही कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया गया? दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स। सोर्स कुछ भी हो, गिवन कंपाउंड always contains same elements combined together in the same proportion by। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे वाटर। अब वाटर आप कहीं से भी ले रहे हो, आपका वाटर को, जो वाटर आपको मिला है उसका सोर्स कुछ भी हो, लाइक आप स्कूल से आपने बोतल में वाटर फिल किया है, या आपने कहीं बाहर से बोतल में वाटर फिल किया है, या घर से बोतल में वाटर फिल किया है, या किसी और कंट्री में जाके बोतल में वाटर फिल किया है, तो होगा क्या? एवरी टाइम आपने वाटर को फिल किया है और वाटर का सोर्स अलग अलग था, बट वाटर का जो कॉम्पोजिशन है इट विल बी सेम, मतलब H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसी बेसिस पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोला गया, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब irrespective of the source, a given compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass। अगर आप proportion by mass लेते हैं तो it will be same irrespective of the source and anything। ठीक है। The validity of this law has been confirmed by various experiments। इसकी validity बहुत सारे experiments ने क्या करी? confirm करी। And it is sometimes also referred to as law of definite composition। क्या बोला जाता है इसे? sometimes law of definite composition। नेक्स्ट आता है हमारा law of multiple proportion। This law was proposed by Dalton in 1803। ठीक है। And according to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। एग्जाम्पल के आप यहां पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए मिला वाटर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए मिला हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों केसेस में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और हाइड्रोजन 2 ग्राम फिक्स्ड मास लिया गया है, तो दूसरे जो एलिमेंट है उसका जो मास लिया जाता है वो एक रेशियो में रहेगा, हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशियो में। मैं रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। For example, hydrogen combines with oxygen। आप यहां पर देख सकते हैं हाइड्रोजन ने कंबाइन किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, to form two compounds, एक वाटर और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसमें आप जब देखेंगे कि masses of oxygen, आप यहां पर देख सकते हैं द मासेस ऑफ ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ वाटर बनाने के लिए और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए, वो है हमारा 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। 16 ग्राम इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड 32 ग्राम इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, which combined with the fixed mass of hydrogen 2 gram। So it bear a simple ratio, it means 16:32 और 1:2 आप यहां पर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 16:32 और 1:2।
नेक्स्ट आता है आपका गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। दिस लॉ वाज गिवन बाय गे-लुसैक। कब दिया था गे-लुसैक ने ये लॉ? इन 1808, and he observed that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume। जब गैसेस कंबाइन हो रही हैं, ठीक है, तो वो ये काम मतलब जो गैसेस कंबाइन हो रही हैं प्रोड्यूस हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो ये काम करती है एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, thus 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen, 100 ml of hydrogen combining with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। हाइड्रोजन कितना 100 ml, ऑक्सीजन कितना 50 ml, आपको क्या मिला वाटर कितना 100 ml। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं इनका जो रेशियो है, द वॉल्यूम्स of hydrogen and oxygen which combine, it means 100 ml and 50 ml bear a simple ratio of 2:1। कितना रेशियो है? bear a simple ratio 2:1। Gay-Lussac discovery of integer ratio and volume relationship is actually the law of definite proportion by volume, and the law of definite proportion stated earlier was with respect to mass। तो इसलिए गे-लुसैक लॉ वाज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड बाय द वर्क ऑफ एवोगाड्रो। तो दिस व्हाट यू कैन से, दिस लॉ इज आल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ठीक है, द गे-लुसैक लॉ वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली बाय द वर्क ऑफ एवोगाड्रो इन 1811। एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने कितना पढ़ा है, फिर हम नेक्स्ट लॉ पे मूव करेंगे जो कि होगा हमारा एवोगाड्रो लॉ। तो आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या कहा, एंटोइन लेवुजियर ने इस लॉ को दिया और क्या बोला, पहले उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, कंबशन रिएक्शंस के केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करी और क्या देखा, एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि आप किसी भी फिजिकल चेंज को ले लो या केमिकल चेंज को ले लो, देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब अगर आपने 10 ग्राम रिएक्टेंट्स लिए तो आपको प्रोडक्ट्स भी 10 ग्राम मिल रहे थे, आपने 20 ग्राम रिएक्टेंट्स लिए तो प्रोडक्ट भी 20 ग्राम मिल रहे थे। मतलब देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऐसा कुछ हो रहा था। तो उन्होंने इस बात को कंक्लूसिव वे में कैसे बताया, उन्होंने कंक्लूजन दिया कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है, ना मैटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऐसा होना चाहिए था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब आपने अगर a प्लस बी गिव्स सी किया, a लिया 10 ग्राम, b लिया 5 ग्राम, तो c एज्यूम मैं क्या कर रहा हूं कि आपको मिलेगा 15 ग्राम इफ एनी अदर साइड प्रोडक्ट इज नॉट देयर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कहा गया कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। ये बोला गया किसके रिगार्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिगार्डिंग। कंक्लूजन पॉइंट क्या है, he reached to the conclusion that matter can neither be created nor destroyed, and this is called law of conservation of mass, and this law formed the basis for several later developments in chemistry। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ पर जो कि होगा हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उससे पहले हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस पर डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था ये लॉ, जोसेफ प्राउस्ट ने। क्या स्टेट किया उन्होंने, ही स्टेटेड दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन। मैं रिपीट करता हूं, ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by weight। Proust worked with 2 samples of cupric carbonate। Proust ने क्या किया, 2 सैंपल ले लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट के। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट 1754 to 1826, one of which was natural from natural origin
एंड अदर वाज सिंथेटिक। अब दो सैंपल लिए CuCO3 के, एक था नेचुरली ओरिजिन से और एक था सिंथेटिक। तो हमने क्या देखा, दोनों केसेस में परसेंटेज ऑफ कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन को कैलकुलेट किया। तो व्हाट ही फाउंड दैट द कंपोजिशन of elements present in it was same for both the samples। मतलब आप इस टेबुलर फॉर्म में देख सकते हो कि आपके जो सैंपल की परसेंटेज है, सैंपल के अंदर जो परसेंटेज है एलिमेंट्स की, चाहे कॉपर हो, कार्बन हो, या फिर आप देख सकते हो ऑक्सीजन हो, वो दोनों केसेस में सेम थी। मतलब चाहे सोर्स कुछ भी हो, नेचुरली हो, सिंथेटिक हो, वो जो कॉम्पोजिशन है इट विल बी फिक्स्ड, कॉम्पोजिशन विल बी फिक्स्ड। तो कॉम्पोजिशन अगर फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कंक्लूसिव पॉइंट दिया इसका। Thus he concluded that irrespective of the source, a given compound always contains same elements। Irrespective of the source and anything, अगर आपको कोई कंपाउंड मिला है, a given compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass। Same elements combined together in the same proportion by mass, and this validity of this law, the validity of this law has been confirmed by various experiment। even आप जो CO2 inhale और CO2 exhale करते हैं, तो CO2 exhale कर रहे हैं, आप किसी भी लोकेशन, किसी भी रीजन पे जाके करिए, it will be CO2 always, and the ratio of masses of elements carbon to oxygen will be always 3:8। it will be always 3:8। It is sometimes also referred to as law of definite composition। मैं रिपीट करता हूं, the validity of this law has been confirmed by various experiments and it is sometimes also referred to as law of definite composition। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन कह सकते हो, लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन कह सकते हो, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन कह सकते हो। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। हमने ये तीनों लॉ कवर कर चुके हैं, गे-लुसाक लॉ को कवर करके फिर हम अब मूव करेंगे एवोगाड्रो लॉ की तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। मैं रिपीट करता हूं, the masses of one element that combine with a mass of other element, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, they are in the ratio of small whole numbers। For example, hydrogen combines with oxygen, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन 16 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है और 18 ग्राम वाटर दे रहा है। अब यहां पर दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्पोजिशन से, एक मिल रहा है वाटर और एक मिल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले केस में भी 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ एंड गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना, 34 ग्राम। तो आप यहां पर देख सकते हैं मासेस ऑफ ऑक्सीजन इट मींस 16 ग्राम एंड 32 ग्राम which combined with the fixed mass of hydrogen कितने के साथ, 2 ग्राम। We are a simple ratio, it means 16:32 और 1:2। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। नेक्स्ट हमारा लॉ है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या कहता है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम? गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहता है इट वाज गिवन बाय गे-लुसाक इन 1808। गे-लुसाक साइंटिस्ट ने दिया कब, 1808 में। And he observed that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure। देखते हैं वॉल्यूम का सिंपल रेशियो कैसे होता है। अगर मैं कहता हूं कि 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन करता है 50 ml ऑक्सीजन के साथ, सो 100:50 मतलब 2:1 आया। ठीक है, वाटर देने के लिए तो क्या कह रहा हूं मैं, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर, राइट। तो नेक्स्ट गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का पॉइंट क्या है, वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंस कितनी है, 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन। तो रेशियो देखिए आप, बी आर ए सिंपल रेशियो 2:1।
Gay-Lussac discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume. यहाँ पर जो रेशियो फिक्स्ड है वो वॉल्यूम का है और वहां पर जो रेशियो फिक्स्ड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो मास का था। तो इसीलिए इसको बोला गया है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। एंड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज विद रेस्पेक्ट टू मास। द Gay-Lussac law was explained properly by the work of Avogadro in 1811। तो यहां तक अभी तक हमने कवर कर लिए 4 बेसिक लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड Gay-Lussac लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है। एंड द लास्ट लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है, समझिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं। इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज्ड दैट, क्या प्रपोज किया उन्होंने, दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब उन्होंने कहा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एन की। रिपीट करता हूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Avogadro made a distinction between atoms and molecules which is quite understandable in present time. Avogadro ने क्या किया, molecules और atoms के बीच में एक distinction बनाया जो कि आज के टाइम में काफी understandable है। If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, मैं repeat करता हूं, if we consider again hydrogen, what if we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see the two volumes of hydrogen combined with one volume of oxygen। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। if we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, हम क्या देखते हैं, we see that two volumes of hydrogen combined with one volume of oxygen to give two volume of water without leaving any unreacted oxygen, without leaving any unreacted oxygen। Note that, मैं आपको दिखाता हूं अभी एक डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखेंगे। Note that each box contains equal number of molecules if hydrogen and oxygen were considered as diatomic as recognized now, then the above results are easily understandable। मैं इस थर्ड पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूं। अगर हम कंसीडर करते हैं द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, तो वी सी दैट टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दो वॉल्यूम हाइड्रोजन की कंबाइन कर रही है एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ। However, Dalton and others believed at that time that atoms of the same kind cannot combine and molecules of oxygen or hydrogen containing two atoms did not exist। ऐसा डेल्टन ने बिलीव किया था। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, if we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that the two volumes of hydrogen combined with one volume of oxygen to give two volumes of water without leaving any unreacted oxygen। ये एक बात माननी पड़ेगी कि each box contains equal number of molecules if hydrogen and oxygen were considered as diatomic as recognized now, then the above results are easily understandable or quite understandable। However, Dalton and others believe at that time that atoms of the same kind cannot combine and molecules of oxygen or hydrogen containing two atoms did not exist। molecules of oxygen or hydrogen containing two atoms did not exist, ऐसा माना गया था। Avogadro proposal was published in the French journal De Physique। In spite of being correct, it did not gain much support। बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाई। आप इस इमेज को देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे H2 के मॉलिक्यूल्स ले गए वन वॉल्यूम और हाइड्रोजन के यहाँ पर दूसरी हाइड्रोजन का भी कितने लिए गए वन वॉल्यूम और थर्ड लिया गया यहाँ पे वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तीनों के इक्वल लिए कंबाइन कर दिया, आपको क्या मिले टू वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। तो आपने यहाँ पर देखा दो वॉल्यूम यहाँ पे H2 है और एक यहाँ पे क्या है O2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स। किस तरीके से कंबाइन हो चुके हैं, इसको ही कहते हैं हम एवोगाड्रो लॉ। और क्या कहता है ये, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेनिंग द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो दिस इज अबाउट द एवोगाड्रो लॉ। तो आज हमने कौन कौन से लॉज कवर किए,
वी हैव कवर्ड 5 बेसिक लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ Gay-Lussac law and Avogadro law. This law is also named this law is also called what? Avogadro law. Avogadro law नहीं Gay-Lussac law. Gay-Lussac law को और क्या बोला गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गलत, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या बोला गया? लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो सेकंड वाला लॉ हमने कवर किया था वो किया था मास की रेस्पेक्ट में, बट यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम Gay-Lussac लॉ के केस में, ठीक है, या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। और लास्ट में आता है एवोगाड्रो लॉ जिसका अल्टीमेट एक ही है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं रिपीट करता हूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ये लिखा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. V is the volume and N will be the number of moles. So this is all about this today's class everyone. Thank you so much.